बेटा रजनी, रवि ऑफिस से आता है तब तक बहुत देरी हो जाती है और आजकल मुझसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। यदि तुम मुझे खाना दे देती तो तुम्हारा उपकार होता। खाना खाकर मैं बाहर थोड़ा टहल भी आता। अशोक जी अपनी बहू रजनी से बोले। रजनी आंख दिखाकर बोली, आपका बेटा दिन भर थककर ऑफिस से आता है। जब वो खाने बैठेंगे अगर उनको रोटियां कम पड़ गई तो वापस क्या आप बनाएंगे रोटियां? इसलिए खाना तो आपको उनके खाने के बाद ही मिलेगा। अशोक जी अपने बेटे रवि का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में रवि ऑफिस से आ गया और दोनों पति पत्नी ने साथ में खाना खाया। अशोक जी एक तरफ बैठकर बेटे बहू के खाना खाकर उठने का इंतजार करने लगे। दोनों बेटा बहू खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। अशोक जी खाने बैठे तो उन्होंने देखा डिब्बे में सिर्फ एक रोटी बची थी और थोड़ी सी सूखी सब्जी पड़ी थी। अशोक जी को खाना कम पड़ा, मगर बेटे बहू से कहने का क्या फायदा। अशोक जी के साथ तो अभी अक्सर ही होता था। बेचारे बहुत बार भूखे पेट ही सो जाते थे। दूसरे दिन बेटा बहू दोपहर का खाना खाकर बाहर घूमने चले गए। शाम को जब अशोक जी को भूख लगी तब वो रसोई में गए। सुबह की 2 रोटियां देखकर उनकी जान में जान आई। वे खाना खाने बैठ ही रहे थे कि उनके बेटा बहू घर आ गए। रजनी ने जब उन्हें प्लेट निकालते देखा वो रसोई में आ गई और बोली, बाबूजी प्लेट क्यों गंदी कर रहे हैं? ऐसे ही हाथ में लेकर खा लीजिए। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं जो आपके जूठे बर्तन धोती रहूं। अशोक जी बोले, बहू बासी सूखी रोटी गले से नहीं उतरेगी, इसलिए प्लेट में अचार ले रहा था। रजनी फिर से तमक कर बोली, घर में अचार खत्म है, ऐसे ही खा लीजिए। अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए और वे जैसे तैसे बासी रोटी चबाने लगे। उनके दांतों से रोटी चबाई नहीं जा रही थी तो वे बोले, बहू कम से कम बासी खाने के साथ कुछ तो दे दो, रहम करो इस बुढ़े पर। दोनों का वार्तालाप सुन रवि भी वहां आ पहुंचा और बोला, बाबूजी कभी तो हमको चैन से घर में रहने दो, जो मिलता है खा लो। आपको वैसे भी दिन भर बैठने के अलावा काम ही क्या है, हमें पल भर चैन की सांस लेने दो। ये सब सुनकर अशोक जी अपने कमरे में चले गए और जाकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगे। गायत्री, तुम तो मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चली गई हो और जिसके सहारे छोड़कर गई हो उसे तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अपने इस बूढ़े बाप से उसे कोई लेना देना नहीं है। अरे गायत्री, जिसके लिए हमने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था, अपनी सब इच्छाओं का गला घोंट दिया था, जिसको पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, जिसकी सब इच्छाएं पूरी की, आज उसी बेटे को अपने बाप की 2 रोटी भारी हो रही है। इसी बेटे को पाने के लिए ना जाने हमने कितने धक्के खाए। एक बेटा पाने के लिए पता नहीं तुमने कितने व्रत पूजा पाठ किए। जवानी तो कष्टों से भरी कटी ही थी हमारी, लेकिन देखो बुढ़ापे में भी अब कष्ट ही भोगना पड़ रहा है। एक बेटे को अपना बूढ़ा बेबस लाचार बाप भारी हो रहा है। बोलते हुए रोने लगे अशोक जी। अभी परसों भी तो बहू रजनी ने यही किया था। रोज शाम को खाना जल्दी बन जाने के बाद भी वो अशोक जी को तब तक खाना नहीं देती थी जब तक वो और रवि पहले खाना ना खा ले। उस दिन भी अशोक जी को बहुत भूख लग गई थी, मगर वे अपनी भूख तब तक दबाकर रखते जब तक उनको खाना खाने को बोला ना जाए। यहाँ तक कि उनकी बहू उन्हें कभी भी नई प्लेट में खाना तक नहीं खाने देती थी। उस दिन भी वो प्लेट लेने रसोई में गए तो रजनी बोली, बाबूजी क्यों नई प्लेट गंदी कर रहे हैं? रवि की प्लेट में ही खाना खा लीजिए। अशोक जी बोले, बहू वो तो रवि की जूठी प्लेट है। रजनी गुस्से में बोली, आपके बेटे की ही तो जूठी है, कौन सा मेरी जूठी प्लेट में बोल रही हूं खाना खाने को। ये सारी बातें याद करके अशोक जी को रोना आ गया और अपनी पत्नी को याद करते करते ना जाने उनकी कब आंख लग गई और वो सो गए। अगले दिन जब वे उठे तो उनका शरीर बहुत गर्म था, उन्हें तेज बुखार चढ़ा हुआ था। उनका बेटा रवि ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। वे बोले, बेटा मुझे तेज बुखार चढ़ गया है, जरा मुझे दवाई देते हुए जाना। रवि बोला, बाबूजी मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है, आपको दवाई देने के चक्कर में मैं ऑफिस में लेट नहीं होना चाहता। बुखार की दवाई वैसे भी घर में नहीं है और आपको डॉक्टर के पास ले जाने का मेरे पास समय नहीं है, आप लेटकर आराम करिए बस। अशोक जी बोले, बेटा सिर्फ आराम करने से तो बुखार नहीं जाएगा, तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलते तो अच्छा होता। रवि चिल्लाकर बोला, आपको तो कुछ काम धंधा है नहीं, कम से कम दूसरों को तो काम पर जाते समय टोका मत कीजिए। कितनी बार कहा है आपसे, मगर आपके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। और मेरे पास आपके लिए इतने पैसे नहीं हैं कि बार बार आपको डॉक्टर को दिखा पाऊं, समझे? जब देखो तब इनका रोना लगा रहता है।
कभी बुखार आ जाता है तो कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बार बार इनको डॉक्टर को दिखाने ले जाओ, और फिर जो दवाइयों का खर्च होता है वो अलग। ऑफिस होने की वजह से पहले से ही मेरे पास समय का अभाव होता है। आखिर क्या क्या करूं मैं। ये बोलकर रवि ने अपना ऑफिस बैग उठाया। रवि ऑफिस जाने को हुआ ही था कि पीछे से रजनी ने उसे आवाज लगाई और बोली, रवि शाम को जल्दी घर आ जाना, आज नई मूवी लगी है, देखने चलेंगे। बहू की बात सुनकर बेटा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है तुम तैयार रहना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। अशोक जी को बेटे की ये बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास समय नहीं है और पैसे भी नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए पैसे भी हैं और समय भी। यही सोचते हुए उनकी आंखों के कोर फिर से गीले हो गए। पूरा दिन यूं ही बीत गया। शाम हुई तो बेटा घर आया और अपनी पत्नी के साथ मूवी देखने चला गया। बेटे बहू ने एक बार भी ना तो अशोक जी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा और न ही खाने के लिए। अशोक जी ने पड़ोस वाले चंदू से कहकर डॉक्टर के पास से दवाई मंगवाई। दवाई लेकर उन्हें कुछ ठीक लगने लगा। आधी रात के बाद बेटा और बहू घर लौट आए। अशोक जी हॉल में ही बैठे हुए थे। बेटे की तरफ देखते हुए वे बोले, वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी को मूवी दिखाने के लिए तेरे पास समय ही समय है, लेकिन अपने इस बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तेरे पास 1 घंटा भी नहीं था। रवि को यह सुनते ही गुस्सा आ गया और वो बोला, आप कहना क्या चाहते हैं और इतनी रात को जागने का मतलब क्या है। अशोक जी बोले, मैं सुबह से बीमार पड़ा था, लेकिन तुम लोगों के पास मेरे लिए समय नहीं था, मगर तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी के लिए समय ही समय था, यही कहना चाहता हूं। अशोक जी के इतना कहते ही रवि उनका गरेबान पकड़ एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, आप होते कौन हो मुझ पर रोक टोक करने वाले। अपनी कमाई लुटाता हूं मैं खुद पर और अपनी पत्नी के ऊपर। आप जैसे निठल्लों की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूं, और आज के बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। इसलिए इस घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। इतना कहकर रवि अपने कमरे में सोने चला गया। पीछे से बहू रजनी भी मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी आप भी हद करते हो। जब आपको पता है आपके बेटे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों घर आते ही आपने लेक्चर शुरू कर दिया। वैसे एक बात कहूं बाबूजी, आज आपके बेटे ने बिल्कुल ठीक किया। अब आगे से आप कभी हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। इतना कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई। आज अशोक जी बेटे बहू द्वारा किए गए उनके अपमान से अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। अशोक जी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। आज उनके बेटे ने उन पर हाथ उठाया। यही सोच सोचकर अशोक जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज तक बेटे बहू ने उनके साथ जो व्यवहार किया था उन्होंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन जो आज बेटे ने उन पर हाथ उठाकर उनका अपमान किया, अशोक जी किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। पूरी रात उन्होंने रोते रोते बिता दी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बेटा बहू के उठने से पहले ही अशोक जी घर से निकल गए। बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। चाहे मुझे सड़कों पर भीख मांगनी पड़े, लेकिन अब यहां वापस नहीं आऊंगा। आज बेटे ने अपनी सारी हद पार कर दी थी। एक बार हाथ उठ जाता है तो अब बार बार यही होगा। इससे अच्छा है कि मैं फुटपाथ पर बैठकर अपना गुजारा कर लूं। यह अपमान सहना मुझसे रोज रोज बर्दाश्त नहीं होगा। यही सोचते हुए अशोक जी अपनी पत्नी की तस्वीर और सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। 3-4 दिन तक अशोक जी फुटपाथ पर ही सोते हैं और लोगों से थोड़ा बहुत मांगकर अपना पेट भर लेते हैं। उधर बेटे बहू ने एक बार भी उन्हें ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। वो तो खुश थे कि अशोक जी ने खुद ही घर छोड़ दिया, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े लाचार माँ बाप बेटे बहू पर बोझ बन जाते हैं। कमाऊ हो तो बेटा बहू थोड़ा बहुत घर में रख लेते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में बाप के पास पैसे नहीं हैं तो बेटे को अपने बाप को रखना, उसे 2 वक्त का खाना देना बोझ जैसा ही लगता। कई दिन फुटपाथ पर रहने के बाद अशोक जी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा काम देख लेता हूं। अशोक जी को उनके एक पुराने दोस्त रघुवीर की याद आई, जिसका होटल था। वे रघुवीर के पास पहुंचे और उन्होंने उसे सारी बात बता दी। रघुवीर बोला, अशोक तू तो जानता है मैं हिसाब किताब में थोड़ा कच्चा हूं और मेरी दुकान जोरों शोरों से कारोबार करती है। एक काम कर, तू आज से यहाँ का हिसाब किताब का काम संभाल, ताकि तेरे काम की तलाश पूरी हो और मुझे तेरे जैसा मुनीम मिल जाए। मगर एक बात और, तुझे तेरे बेटे बहू को सबक जरूर सिखाना चाहिए।
अशोक जी बोले, रघुवीर, सबक तो उनको मैं भी सिखाना चाहता हूँ, मगर कैसे सिखाऊं ये समझ नहीं आ रहा। उन्हें अपने घर, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 40 साल गुजारे थे, उस घर की बड़ी याद आ रही थी, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उस घर में उन्हें एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था। और तो और उसने पिता पर हाथ उठाकर अपनी सारी हदें पार कर दी थी। जब जब उनके सामने वो दृश्य घूमता, तब तक अशोक जी के अंदर एक ज्वाला सी उठती। रघुवीर बोला, जिस घर को तू इतना याद कर रहा है, वो घर भी तो तूने बनवाया है। उस घर के कागजात कहाँ हैं? अशोक जी बोले, रघुवीर, अभी मेरा दिमाग मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। फिलहाल तो बस मुझे काम दे दे। रघुवीर बोला, नेकी और पूछ पूछ, तू बस अभी से लग जाए यहाँ, और खाना और रात को सोने का भी प्रबंध तेरा यहीं होटल में हो जाएगा। एक दिन वो होटल में लेटे हुए थे। अपने थैले से उन्होंने जब अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली तो कुछ कागजातों पर भी उनकी नजर पड़ी, जिनके बारे में अगले दिन उन्होंने रघुवीर को बताया। रघुवीर ने तुरंत अपने वकील को बुलाया। वकील से सलाह मशवरा करके उन दोनों ने कुछ कागजात तैयार करवाए, और 2 दिन बाद अशोक जी के बेटे बहू के घर के दरवाजे पर 2 व्यक्ति खड़े थे। वो रवि से बोले, 2 दिन के अंदर ये घर खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि इस घर के मालिक अशोक शर्मा जी ने ये घर बेच दिया है। ये सुनते ही बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के मुंह फटे के फटे रह गए। उन्होंने जल्दी से उन लोगों से अपने बाबूजी का पता पूछा और होटल पहुंच गए। बेटे को सामने देख अशोक जी के सामने उस रात का दृश्य घूमने लगा, जब बेटे ने उन पर हाथ उठाया था। रवि अशोक जी से अकड़ते हुए बोला, बाबूजी, ये आपने क्या किया? आपने वो घर क्यों बेचा? अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अभी तुम लोग घर बिकने से ही इतना आग बबूला हो रहे हो। अभी तो तुम्हें और कुछ भी दिखाना बाकी है। ये लो मेरी वसीयत, जरा इसे भी पढ़ लो। जैसे उनके बेटा बहू ने वसीयत पढ़ी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या बाबूजी, सारी प्रॉपर्टी आपने ट्रस्ट के नाम कर दी? हमारे बारे में कुछ तो सोचा होता। अपने ही बेटा बहू के साथ ऐसा करते वक्त आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? बेटे का इतना कहना था कि अशोक जी ने बेटे के मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए और बोले, तुम लोगों ने एक बार भी सोचा था इस बूढ़े बाप के बारे में? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचता? मेरे खून पसीने की मेहनत का बनाया हुआ वो घर, जिसमें मुझे सुकून की 2 रोटी भी नहीं मिलती थी। अरे दिया ही क्या था तुम लोगों ने मुझे, अपमान के सिवा? वो घर मेरा है, जिसे चाहे बेच सकता हूँ। जब मुझे ही उस घर में नहीं रहना, तो मैं तुम दोनों को भी वहां नहीं रहने दूंगा। अब तो चाहे धरती फट जाए, फिर भी मेरा ये फैसला बदलने वाला नहीं है। और बेटा, ये तो उस थप्पड़ का बदला है जो उस रात तूने इस बूढ़े बाप को मारा था। अभी भूला नहीं हूं मैं उसे। इतना सुनते ही बेटा बहू एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनके पास अशोक जी से माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रवि अपने बाबूजी के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दो। आप पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस एक बार मुझे माफ कर दो। उनकी बहू भी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अशोक जी ने बेटे बहू की एक भी नहीं सुनी और होटल में काम करने वाले लोगों से कहकर बेटे बहू को वहां से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। घर बेचकर अशोक जी को जो पैसे मिले थे, उन पैसों से उन्होंने रघुवीर के साथ होटल में पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली, जिससे अब वे भी उस होटल के आधे मालिक बन चुके थे और जो भी मुनाफा था उसमें उनका बराबर का हक था। अब वे भी कमाने लगे थे। बेटे बहू द्वारा किया गया अपमान आज उन्होंने वसूल लिया था। आज अशोक जी अपना जीवन हंसी खुशी पूरे आत्मसम्मान के साथ बिता रहे थे। साथ ही अपने बेटा बहू को बूढ़े पिता का अपमान करने का उन्होंने सबक भी सिखा दिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।